विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? लॉकडाउन का आनंद, स्कूल की छुट्टी, ऑनलाइन टीचिंग का मजा, नए नए अनुभव कैसा लग रहा है? हो सकता बोरियत हो गई होगी। देखिए, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हमें इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है। लाइफ कैरियर हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो कैरियर भी हमें बनाना है। इसके लिए आप निरंतर अध्याय करते रहे, स्वाध्याय करते रहे। ठीक, तो आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 का पाठ है ल्हासा की ओर। लेखक हैं उसके राहुल सांकृत्यायन। बहुत यात्रा करते थे। ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इसको यायावर कहा जाता है। सबसे पहले हम लेखक राहुल सांकृत्यायन का सामान्य परिचय हम जानेंगे। राहुल सांकृत्यायन का जो वास्तविक नाम है वो केदारनाथ था। केदारनाथ। इनके पिता का नाम गोवर्धन पांडे था, जो एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। आपके नाना रामशरण पाठक भूतपूर्व सैनिक थे। उन्होंने अपने सैनिक जीवन के साहसिक अनुभव सुना करके राहुल जी के मन में विश्व भ्रमण के बीज बो दिए थे। राहुल जी, जिनका कि मूल नाम केदारनाथ था, बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे। बौद्ध धर्म में आस्था रखे जाने के कारण उन्होंने अपना नाम राहुल रख लिया था। चूंकि सांकृत्यायन इनका गोत्र था, इसलिए इनका पूरा नाम राहुल सांकृत्यायन प्रचलित हो गया। घूमते रहते थे। यायावरी जीवन की प्रतिछाया उनके साहित्य पर भी दिखाई देती है। उन्होंने हिंदी गद्य की विविध लेखन किया है। इनका जन्म सन 1883 ईस्वी में आजमगढ़ के पंदहा नामक गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1963 में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं थी, यात्रा साहित्य में अगर हम देखते हैं तो मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, रूस में 25 मास तथा श्रीलंका, जापान एवं मंगोलिया संबंधी यात्रा वृतांत इनके प्रसिद्ध हैं। निबंध, इन्होंने अनेक निबंधों की भी रचना की। साहित्य निबंधावली, आज की समस्या, ये इनके प्रमुख निबंध थे। कथा साहित्य में वोल्गा से गंगा कथा संग्रह इनका है। कनेला की कथा, बहुरंगी, मधुपुरी आदि इनका कथा साहित्य है। उपन्यास में इन्होंने जय योधे, सिंह सेनापति, दिवोदास, भागो नई दुनिया को बदलो आदि प्रसिद्ध कृतियां हैं। जीवनी में महात्मा बुद्ध की जीवनी इन्होंने लिखी, कार्ल मार्क्स की जीवनी इन्होंने लिखी, नए भारत के नए नेता तथा घुमक्कड़ शास्त्र, इसका उन्होंने सृजन किया। आत्मकथा में इन्हें मेरी जीवन यात्रा, ये इनका संक्षिप्त परिचय है। अब हम चलते हैं अपने पाठ की ओर। जो पाठ है हमारा ल्हासा की ओर, राहुल सर। इस पाठ को हमने कुछ भागों में बांट लिया है। नंबर 1, नेपाल तिब्बत मार्ग का महत्व इस पाठ में दिया गया है। तिब्बत का सामाजिक जीवन इस पाठ के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।
यात्रा में जब वो वहां गए थे तो उन्होंने रुकने का क्या प्रबंध किया था? तो रुकने का प्रबंध, दाना थोंगना का जंगल, घोड़ों पर यात्रा, उतराई पर भटकाव, जब यात्रा में उतरते क्या कहां उनका भटकाव हुआ था? तिनरी समाधि गिरी पर, वो वहां के स्थान का नाम है, तथा तिब्बत की चिलचिलाती धूप का वर्णन किया है, और शेखर विहार में क्या स्थिति हुई है ये इस पाठ के माध्यम से राहुल जी ने स्पष्ट किया। लासा की ओर एक यात्रा कथा है, इसमें राहुल साकर्त्यन ने सन 1920 से लेकर 1930 में की गई नेपाल तिब्बत के कठिन मार्गों का वर्णन किया गया है। 1929 से लेकर के 1930 के बीच में नेपाल और तिब्बत के बीच उन्होंने यात्रा की थी। उनके कठिन मार्गों का रोमांचक वर्णन इस पाठ के माध्यम से राहुल साकर्त्यायन ने किया है। सबसे पहला आता तिब्बत मार्ग का महत्व। नेपाल तिब्बत मार्ग नेपाल से तिब्बत आने जाने का प्रमुख रास्ता है। फरी कलिंपांग का मार्ग खुलने से पहले भारत का व्यापार भी इसी मार्ग से होता था। फरी कलिंपांग बहुत कठिन कठिन शब्द है, ध्यान से हमें देखना होगा, पाठ का अध्ययन हमें करना होगा। फरी कलिंपांग का मार्ग खुलने से पहले भारत का व्यापार इसी मार्ग से होता था। यह सैनिक रास्ता था। आज भी इस पर अनेक चौकियां तथा किले बने हुए हैं। पहले यहां चीनी सेना रहती थी। आज कई सैनिक भवन गिर चुके हैं और कुछ किसानों ने कब्जा किया हुआ है। तिब्बत पर चीन अपना आधिपत्य बताता है। भारत के हस्तक्षेप से उसे परेशानी होती है। आजकल आप देख रहे हैं माहौल, चीनी ने सेनाओं ने हमारे कुछ सैनिकों को हताहत कर दिया है। अभी आज ही की कल की बात है, आज के समाचार पत्रों में चीनी सैनिकों के साथ युद्ध की स्थिति क्लियर हो रही। तो चीन नेपाल तिब्बत मार्ग का यह महत्व था। तिब्बत का सामाजिक जीवन कैसा था? भाई तिब्बत के जीवन में अनेक आराम तथा परेशानियां हैं। आराम भी है और परेशानियां भी है। वहां पर जात पात और छुआछूत की भावना बिल्कुल नहीं है। स्त्रियां पर्दा नहीं करती। निम्न श्रेणी के भिखारियों को छोड़कर अन्य कोई अनजान व्यक्ति भी घर के अंदर तक जा सकता है, ऐसी वहां की स्थिति थी। यदि यह कहें तो घर की जो सास या बहू उसके लिए चाय बना लाती थी। यहां चाय मक्खन और सोडा नमक मिलाकर और चौड़ी में कूटकर मिट्टी के टोंटीदार बर्तन में परोसी जाती थी। इसको खोटी कहते हैं। वहां के शब्दों का प्रयोग किया गया। ये चौकी एक तरह के खल्लड़, जो हमारे यहां खल्लड़ होता है वो, तो उसमें कूटकर मिट्टी के टोंटीदार बर्तन, करवा टाइप जो होता है मिट्टी का, करवा चौथ पे आपने देखा होगा, कई बार मम्मी लाती हैं मिट्टी का चौथा, उसमें परोसी जाती थी। अगला है रुकने का प्रबंध। लेखक जब चीनी किले को छोड़ करके आगे चला तो एक आदमी उससे राहदारी मांगने आया, टोल टैक्स, राहदारी मांगने आया। लेखक ने अपनी और अपने साथी सुमति की चिटें उसे दे दी, पर्चियां उसको दे दी। सुमति की पहचान के कारण उसे थोनला के आखिरी गांव में ठहरने का अच्छा स्थान मिल गया था, सुमति के कारण। पिछली बार जब वे घोड़े पर बैठकर यहां आए थे तो उन्हें एक गरीब के झोंपड़े में रुकना पड़ा था। इस बार वे भिखमंगों की वेशभूषा में यात्रा कर रहे थे। अब आता है दाना थोनला का जंगल।
डाड़ा थोरला का जंगल, डाड़े तिब्बत की खतरनाक जगहों में से एक स्थान है। ये 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए इसके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव नहीं है। यहां सरकार पुलिस पर भी खर्च नहीं करती, इसलिए यहां खून आसानी से हो जाते हैं। डाकू पहले आदमी को मार डालते हैं, फिर माल लूटते हैं, क्योंकि यहां लोग लाठी की तरह बंदूक और पिस्तौल लिए फिरते हैं। बंदूक और पिस्तौल का प्रयोग लाठी की तरह करते हैं, वाला लाइसेंस वगैरह की आवश्यकता नहीं है। लेखक और सुमति भिखारियों के वेश में यात्रा कर रहे थे, इसलिए उन्हें डाकुओं का खतरा नहीं था, या डाकुओं से बचने के लिए भिखारियों के वेश में यात्रा करनी पड़ती थी। वे जहां भी खतरनाक स्थिति देखते तो टोपी उतार करके भीख मांगने लगते थे, कुछ कुछ पैसा दो, भीख मांगने लगते थे, जिससे वो भिखारी प्रतीत हो। पहाड़ी क्षेत्रों में खच्चरों और घोड़ों पर यात्रा की जाती है। यहां पर घोड़ों पर यात्रा, दूसरे दिन उन्हें 16-17 मील ऊंचाई पर चढ़कर लंकोर पहुंचना था, इसलिए उन्होंने घोड़ों पर यात्रा करना उचित समझा। दोपहर के समय वे डांडे पर पहुंचे। 17-18 हजार फीट की ऊंचाई थी। डांडे जो है 17,000-18 हजार फीट की ऊंचाई पर था। दाहिनी तरफ हिमालय की हजारों बर्फीली चोटियां दिखाई दे रही थी। भीटे की तरफ वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, उन पर बर्फ नहीं थी, ना तो बर्फ थी ना उन पर हरियाली थी। सबसे ऊंचे स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। ये वहां के लोक देवता हैं, हर स्थान के अपने अपने अलग अलग लोक देवता होते, वहां डांडे के देवता का स्थान था, जिस पत्थरों, सींगों तथा रंग बिरंगी झाड़ियों से उस स्थान को सजाया गया था। वो स्थान पत्थरों, सींगों तथा रंग बिरंगी झाड़ियों से सजा हुआ था। अब ऊपर चढ़ गए, उसके बाद उतराई का नंबर आता है, तो उतराई पर भटकाव हो गया। जब उतराई आ गई, लेखक का घोड़ा बहुत धीरे चल रहा था। लेखक उसे आगे चलने को कहता तो वह और पीछे हो जाता। थोड़ा आगे चलने पर दो रास्ते आते हैं। जाना था दाएं रास्ते पर, परंतु लेखक बाएं रास्ते पर चढ़ पड़ा। 1.5 मील चलने के बाद उसे इस बात का एहसास हुआ, उसे पता लगा कि वह रास्ता भटक चुका है। वह फिर से वापस आया। शाम के 4-5 बज गए अपने स्थान तक पहुंचते पहुंचते। सुमति उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह क्रोध में था, गुस्से में था। वह मंगोल तो था ही, मंगोल एक जाति है, तिब्बत की एक जाति मंगोल तो था। गुस्से से लाल मुंह करके बोला, उसका मुंह गुस्से के कारण लाल हो रहा था। मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म कर दिया, परंतु तुम्हारा कोई पता नहीं। इतना देर कर दी तुमने आने। लेखक ने अपनी मजबूरी बताई, तब वह जाकर के शांत हुआ। लेखक की मजबूरी को सुनकर के वो शांत हुआ। लंकोर में वे एक अच्छी जगह रुके थे। उन्हें चाय, सत्तू और गर्मा गर्म थुक्पा खाने को मिला। थुक्पा एक तरह से जैसे वो बनते हैं ना, आप क्या बोलते हैं, टमाटर का सूप टाइप, वो उनको खाने को मिला। अब तिंगरी समाधिगिरी पर पहुंचते हैं। तो तिंगरी एक समाधि, जब वे तिंगरी के विशाल मैदान में थे, चलते हुए तिंगरी के विशाल बहुत बड़े मैदान में थे। उनके चारों तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां दिखाई दे रही थी। विशाल मैदान के अंदर भी एक पहाड़ी थी, चारों ओर पहाड़ियां थी, परंतु मैदान के अंदर भी एक पहाड़ी थी जिसका नाम था
तिंगरी समाधि गिरी। उसके आसपास बहुत से गांव दिखाई दे रहे थे, उसके आसपास बहुत सारे गांव थे जिसमें सुमति के यजमान रहते थे। सुमति गाइड था, यजमानी करता था। सुमति सब जगह जाना चाहते थे ताकि वे उन्हें गंडे पहुंचा सके, यानी यजमान का काम कर सके, पुरोहित का काम कर सके, थोड़ा उसका अपना भी धंधा हो सके। गंडे पतली पतली चिरी हुई बत्तियों से बनते थे। गंडे खत्म हो जाने पर वे और कपड़ों से नए गंडे बना लेते थे। लेखक ने सुमति को दूर दूर के गांव में न जाने के लिए राजी कर लिया कि दूर दूर में न जाए, आसपास जाए, क्योंकि दूर दूर जाने में समय लगता है, समय लगेगा। एक एक यजमान के घर जाना, उसको गंडे देना, उससे बातचीत करना, काफी समय काट जा सकता। तो उन्होंने राजी कर लिया कि सिर्फ आसपास के गांवों में ही दे करके आप। तिब्बत में चिलचिलाती धूप, तिब्बत में चिलचिलाती धूप, ठंडा मौसम है, बर्फीला मौसम है, चारों तरफ पर पहाड़ है, फिर भी जब धूप निकलती है तो बहुत तेज निकलती है। दूसरे दिन लेखक और सुमति सुबह 10-11 बजे वहां से चले। धूप बहुत तेज थी। दिन में 2 बजे धूप के कारण माथा जलता सा दिखाई प्रतीत होने लगा, परंतु पीछे से कंधा जो है वो बर्फ सा ठंडा होता था। माथा जरूर धूप के कारण, गर्मी के कारण जलता हुआ सा दिखाई देता था, परंतु पीछे से जो कंधा है वो ठंडक लिए हुए था, वो बर्फ जैसा ठंडा प्रतीत होता। धूप से बचने के लिए सिर पर उन्होंने मोटा कपड़ा रख लिया था। मोटा कपड़ा उनको एक रखना पड़ा था। इसके बाद में वो पहुंचते हैं सेकर विहार। सेकर विहार में तिब्बत की जमीन छोटे छोटे जमींदारों में बटी हुई है। इन जागीरों का काफी हिस्सा मठों और विहारों के हाथ में है। हर जागीरदार बेगार मजदूरों से खेती कराता है। बेगार मतलब बिना पैसे। खेती की देखभाल करने के लिए कोई भिक्षु आता है जिससे राजा के समान आदर मिलता। भिक्षु, बौद्ध धर्म में भिक्षु होते हैं, उसको धर्म गुरु, वो आता, उसको राजा के समान आदर मिलता है। लेखक और सुमति सेकर विहार पहुंचे। उसका मुखिया भिक्षु नमसे भद्रपुरुषता, उसका नाम नमसे भद्रपुरुषता। यद्यपि लेखक का वेश भिखारियों जैसा था, फिर भी वे उन्हें बहुत प्रेम से मिले। यहां पर एक बौद्ध मंदिर था जिसमें कंजूर अर्थात बुद्ध वचन की अनुदित पुस्तकें थी, अनुवादित पुस्तकें थी। उसकी 103 हस्तलिखित पोथियां वहां पर रखी हुई थी। कंजूर यानी बुद्ध वचन के अनुवाद करके 103 हस्तलिखित पोथियां वहां पर रखी गई थी। वहीं लेखक ने आसन जमा दिया। साहित्यकार था। लेखक की यात्रा कुछ ज्ञानार्जन के लिए थी, आसन जमा दिया। पोथियां मोटे मोटे अक्षरों में लिखी थी। एक एक पोथी 15-15 शेर की रही होगी। शेर माने किलोग्राम मान लीजिए लगभग। लेखक उन पुस्तकों में खो गया। सुमति ने यजमानों के यहां जाने के लिए पूछा। देखिए, पहले लेखक ने यजमानों के लिए जाने के लिए कह दिया, आसपास के यजमानों के पास हो क्या आना है, ज्यादा नहीं। आज पूछा तो उन्होंने अनुमति दे दी, क्योंकि वो उस पुस्तकों को पढ़ने के लिए समय चाहता था, उसको देखने के लिए समय चाहता था। अगले दिन भिक्षु नमसे से विदा लेकर के वो वहां से चल दिए। यही ल्हासा की ओर नामक पाठ का यात्रा वृतांत है, पाठ का प्रमुख सार है, पाठ का मुख्य बिंदु है। अब आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से इस पाठ को लेकर के उसकी रीडिंग करेंगे, उसका वाचन करेंगे, आदर्श वाचन करेंगे और इस पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। इनमें आए हुए जो कठिन शब्द हैं, उन कठिन शब्दों को
उच्चारित करने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे कठिन शब्द हैं। थुक्पा क्या होता है? एक प्रकार का खाद्य पदार्थ होता है। भरिया किसे कहा गया है? सामान उठाकर चलने वाले को भरिया कहा गया है। बेगार बिना मेहनताना लिए। भिक्षु बौद्ध की अनुयायी। वेश शब्द होता है, भेष शब्द दिया गया है। भेष का मतलब वेशभूषा, कपड़े। इस तरह के कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ स्थानों के नाम के कठिन शब्द हैं, जैसे तिंगरी, आपके कलिंपोंग, फरी, इस तरह के जो कठिन शब्द हैं, डाणा, इन सबको आप उच्चारण करने का प्रयास करेंगे, इन सब का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच।